हेलो स्टूडेंट्स, O2IS अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हमने आपके लिए एक नए इनिशिएटिव को शुरू किया है, दैट इज़ DRAW सीरीज़, डेली रिवीजन एंड वर्क। इस सीरीज़ के अंदर हम अलग अलग चीज़ों को कवर कर रहे हैं, जैसे कि करंट अफेयर्स हो गया, स्टेट स्पेसिफिक करंट अफेयर्स हो गया, इसके अलावा सब्जेक्ट्स हो गया जिसको कि हम MCQs के द्वारा कवर कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने जनरल साइंस को MCQs के द्वारा कवर करना शुरू किया था। इसके ऑलरेडी हमने बायोलॉजी को कवर कर लिया है, जिसके 4 लेक्चर्स हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख सकते हैं। आज हमारा केमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर है और हम आज केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स को MCQs के द्वारा कवर करने वाले हैं। शुरू करने से पहले अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारी O2IS अकेडमी की ऐप को जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको HPS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ 2022 के नाम से एक कोर्स मिल जाएगा, जिसके कि कंटेंट सेक्शन में फ्री रिसोर्सेज के अंदर आपको MCQs की PDFs मिल जाएंगी। इसके अलावा हमारी ऐप पर और भी बहुत सारा मटेरियल जो है वो अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल है, फाउंडेशन कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। आप जाकर इसको एक बार एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज के टॉपिक से। आज जो हम केमिस्ट्री के टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, दैट इज़ फर्स्ट आपका है स्टेट्स ऑफ मैटर, जिसके अंदर हम अलग अलग मैटर के स्टेट्स के बारे में बात करते हैं, जैसे कि सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, गैशियस हो गया, प्लाज्मा हो गया, है ना, बोस आइंस्टीन हो गया, है ना। ये सारे के सारे आजकल हम स्टेट्स ऑफ मैटर जो हैं वो पढ़ते हैं। इसके अलावा स्ट्रक्चर ऑफ एटम, अलग अलग जो थ्योरीज दी थी, कौन कौन से साइंटिस्ट ने दी थी, एटम का स्ट्रक्चर किस तरीके से बना होता है, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स कहाँ होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ रिवॉल्व करते हैं, इन सब चीज़ों को हम MCQs के द्वारा कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं। आपका जो सबसे पहला क्वेश्चन है, दैट इज द डेंसिटी ऑफ वाटर वेरीज विद टेम्परेचर विच हेल्प्स द एक्वेटिक एनिमल्स टू लिव इन कोल्ड वाटर। जैसा कि आप जानते हैं कि जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो कोल्ड वाटर में इसीलिए ही सर्वाइव कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जो पानी है वो अलग ही नेचर एक तरह से शो करता है। अगर मैं पानी के नेचर के बारे में बात करूँ तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 0 डिग्री पे बात करूँ तो 0 डिग्री पर कुछ वाटर की कोई ना कोई डेंसिटी होती है, और जैसे ही ये जो टेम्परेचर है वो 4 डिग्री पर पहुंचता है तो उस टाइम पर 4 डिग्री सेल्सियस मैंने यहाँ पर लिखा है, उस टाइम पर जो वाटर की डेंसिटी है वो मैक्सिमम होती है और उसके बाद जो उसकी डेंसिटी है वो दोबारा से डिक्रीज होने लग जाती है एज़ कम्पेयर टू जब हम उसका टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि वाटर जो है वो 4 डिग्री के ऊपर सबसे ज़्यादा डेंसिटी शो करता है। डेंसिटी का सिंपल सा मतलब होता है कि मास अपॉन वॉल्यूम। तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर को डिक्रीज़ करेंगे तो 4 डिग्री पे जो पानी है वो बहुत ज़्यादा भारी होगा और वो नीचे बैठ जाएगा, और अल्टीमेटली जब और आप टेम्परेचर को डिक्रीज़ करेंगे तो पानी के ऊपर सरफेस पर आइस बन जाएगी जो कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड्स पर बनती है। और बेसिकली आपके जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उस पानी में 4 डिग्री सेंटीग्रेड्स पर ही रहते हैं क्योंकि सरफेस के ऊपर जो आइस है वो और ज़्यादा वाटर के टेम्परेचर को डिक्रीज़ होने नहीं देती है, क्योंकि वो एक तरह से सरफेस के ऊपर लेयर बना लेती है ताकि जो नीचे वाला पानी है वो बाहर के टेम्परेचर के कांटेक्ट में ना आ सके। तो इसी वजह से ही आपके जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो पानी में सर्वाइव कर सकते हैं कोल्ड टेम्परेचर्स के टाइम पे। दैट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ आपके जो पानी की 4 डिग्री सेंटीग्रेड्स पे जो डेंसिटी है वो मैक्सिमम होती है। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको थोड़ा एप्लीकेशन बेस्ड दिया गया है। तो आपको दिया है कि हाफ ऑफ द रेक्टेंगुलर पीस ऑफ आइस इज रैप्ड विद वाइट पेपर। एक हमने वाइट पीस ऑफ क्लॉथ से आइस का आधा पार्ट को रैप किया और दूसरी तरफ हमने ब्लैक पेपर से या फिर ब्लैक क्लॉथ से आइस के आधे पार्ट को रैप किया। तो आप बताएंगे कि इसमें से कौन सा जो पार्ट है वो सबसे पहले मेल्ट होगा। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे ब्लैक और वाइट पीस ऑफ क्लॉथ की, जो ब्लैक चीज़ होती है वो हमेशा लाइट को एब्जॉर्ब कर लेती है, लेकिन जो भी कोई वाइट चीज़ होती है वो हमेशा लाइट को क्या कर देती है, रिफ्लेक्ट कर देती है, एब्जॉर्ब नहीं करती है। तो जैसे जैसे जो ब्लैक क्लॉथ होगा, क्योंकि उसने हीट को एब्जॉर्ब कर लिया है, तो वहाँ पर जो आइस है वो ज़्यादा जल्दी मेल्ट हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू वो वाली आइस जो कि वाइट क्लॉथ से रैप्ड है। तो यहाँ पे आपको आंसर देखने को मिलेगा, दैट इज़ योर ए ऑप्शन, आइस मेल्ट्स मोर easily under the black wrap। तो इस चीज़ के बारे में आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम जब स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर अलग अलग मिक्सचर्स के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर हम एलॉयज़ की भी बात करते हैं। एलॉयज़ का सिंपल सा मतलब होता है या तो आपने 2 मेटल्स को मिक्स कर लिया है, या फिर 2 नॉन मेटल्स को मिक्स कर लिया है, या फिर मेटल्स और नॉन मेटल्स को मिक्स करके एक मिक्सचर बना दिया है। ऐसे ही मिक्सचर्स को हम एलॉयज़ कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दिया है ब्रास, ब्रॉन्ज, स्टील एंड सोल्डर। तो यहाँ पे आपने आइडेंटिफाई करना है ये किस किस के मिक्सचर हैं। तो यहाँ पे
आपको देखने को मिलेगा कि जो ब्रास है वो बेसिकली कॉपर और जिंक के मिक्सचर से बनाया जाता है। अगर मैं ब्रॉन्ज के बारे में बात करूं तो वो कॉपर और टिन के मिक्सचर से बनाया जाता है। इन द सेम वे जो स्टील है आपका, उसके अंदर आयरन और कार्बन को मिक्स किया जाता है, और जो सोल्डर है उसके अंदर टिन और लेड को मिक्स किया जाता है। तो इस हिसाब से आपका जो ए आंसर है वो यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द प्रोसेस इन विच हीट इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट लिक्विड इनटू वेपर स्टेट इज नोन एज। जिस टाइम पे आपका जो लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर है वो गैशियस स्टेट ऑफ मैटर में कन्वर्ट करता है, तो उस टाइम पे एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ हीट की रिक्वायरमेंट होती है। ऐसी हीट जिससे कि रिक्वायर्ड तो है हीट, लेकिन उससे टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज नहीं करता है। दैट मीन्स आप किसी स्टेट ऑफ मैटर को, लिक्विड को आप हीट तो दे रहे हैं, लेकिन वो हीट जो है वो टेम्परेचर रेज करने के लिए यूज़ नहीं हो रही है। फिर किस चीज़ के लिए यूज़ हो रही है? वो बेसिकली स्टेट ऑफ मैटर को, दैट मीन्स लिक्विड से गैशियस में कन्वर्ट होने के लिए यूज़ हो रही है। ऐसी छुपी हुई हीट को ही हम क्या कहते हैं? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो यहाँ पे आपका जो लिक्विड है अगर वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है तो इसका आंसर आ जाएगा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इन द सेम वे अगर मैं एक और स्टेट ऑफ मैटर के बारे में बात करूं, जिस टाइम पे जो सॉलिड है, अगर मैं आइस का एग्जांपल ले लूं, उस टाइम जो सॉलिड है अगर वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है और उसको जितनी भी हीट दी जा रही है उसकी वजह से वो बिना टेम्परेचर इंक्रीज किए ही स्टेट ऑफ मैटर को चेंज कर रहा है, तो ऐसी लेटेंट हीट को हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि जैसे जैसे हम सॉलिड का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ करते हैं और जैसे जैसे उसको हीट देते हैं वैसे वैसे उसका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ करता है। ऐसी हीट को हम स्पेसिफिक हीट के नाम से जानते हैं। इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे वाटर जो है वो ज़्यादा सब्सटेंसेस को अपने अंदर डिसॉल्व कर सकती है। वो इसकी वजह से बेसिकली ये वाटर के कौन से नेचर को शो करता है। देखो, अगर मैं बात करूँ कि क्या वाटर गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, तो बेसिकली जो वाटर है अगर तो वो प्योर वाटर है, दैट मीन्स अगर मैं डिस्टिल्ड वाटर की बात करूँ यहाँ पर और उसके अंदर कोई भी आयंस प्रेजेंट नहीं है, तो उस टाइम पे वाटर अच्छे हीट और इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर की तरह बिहेव नहीं करता है, वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। लेकिन क्योंकि आपको पता है कि पानी के अंदर कोई ना कोई इम्प्योरिटीज़ तो ज़रूर होती हैं, कोई ना कोई जो आयंस है वो तो ज़रूर प्रेजेंट होते हैं, तो इस वजह से जो आप नॉर्मल वाटर अपने आसपास देखेंगे तो वो गुड कंडक्टर होता है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। लेकिन उसकी वजह से वो बाकी के सारे सब्सटेंसेस को अपने अंदर डिसॉल्व नहीं करता है, तो दैट मीन्स ये इसका आंसर नहीं हो सकता। अगर मैं बात करूं कि हाई वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट, तो पानी की हाई वैल्यू होती है स्पेसिफिक हीट की। स्पेसिफिक हीट का सिंपल सा मतलब ये होता है कि अगर मान लो दो लिक्विड्स आपने ले लिए ए एंड बी, एक तरफ आपका पानी है और एक तरफ आपका कोई भी लिक्विड है, तो जैसे जैसे आपने हीट दी वैसे वैसे उसको टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए वो सारी की सारी हीट लग गई, जो कि अभी मैंने आपको स्पेसिफिक हीट के बारे में पिछले ग्राफ के अंदर बताया था। लेकिन पानी को आप जितनी हीट देते हैं उसका टेम्परेचर रेज करने में ज़्यादा हीट लगती है एज कम्पेयर टू अदर लिक्विड्स, तो दैट मीन्स पानी की स्पेसिफिक हीट की वैल्यू ज़्यादा होती है। ये स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन इसकी वजह से जो सब्सटेंसेस है वो पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं होते। तो ऐसा कौन सा नेचर है पानी का जिसकी वजह से उसके अंदर जो सब्सटेंसेस हैं वो डिसॉल्व हो सकते हैं? इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अगर मैं पानी के बॉन्डिंग के बारे में बात करूँ यहाँ पर, तो पानी बेसिकली H2O मॉलिक्यूल होता है, दैट मीन्स यहाँ पे एक ऑक्सीजन होता है और दो हाइड्रोजन होते हैं, और इसकी वजह से इस मॉलिक्यूल के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। जैसे कि आपका जो ऑक्सीजन है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचने का काम करता है और इसकी वजह से इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इन द सेम वे आपके जो हाइड्रोजन है वो पार्शियली इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम्स की तरह बिहेव करते हैं और अल्टीमेटली इसी की वजह से ये किसी अदर सब्सटेंसेस के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं और इसी वजह से ये ज़्यादा सब्सटेंसेस को अपने अंदर डिसॉल्व कर सकते हैं। तो आपका जो फर्स्ट आंसर है दैट इज इट इज अ डाइपोलर इन नेचर। डाइपोलर का सिंपल सा मतलब ये होता है कि पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है जिसकी वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो ये आपका जो आंसर है बिल्कुल सही रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर आपको प्रेशर कुकर के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रेशर कुकर में जो खाना कुक होता है वो इनमें से किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। तो सबसे पहली बात, अगर मैं प्रेशर के फॉर्मूला के बारे में बात करूँ जो कि होता है फोर्स
फोर्स अपॉन एरिया, दैट मीन्स उसके ऊपर कितनी फोर्स लग रही है और उसका कितना सरफेस एरिया है, इसके ऊपर डिपेंड करता है प्रेशर। तो यहाँ पे जो आपका फर्स्ट पॉइंट है कि एरिया ऑफ द होल इन द लिड, अगर होल के एरिया को इंक्रीज कर दिया जाएगा तो आपका प्रेशर जो है अल्टीमेटली डिक्रीज हो जाएगा। दैट मीन्स इसके ऊपर ये डिपेंड करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर और एरिया। अगर मैं बात करूं वेट ऑफ द लिड के बारे में, तो जैसा कि आप जानते हैं आप फोर्स को और वेट को सेम यूनिट्स से मेजर करते हैं। तो यहाँ पर जो वेट है बेसिकली लिड की नीचे की तरफ कितनी फोर्स लग रही है इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो अगर मैं सेकंड ऑप्शन के बारे में बात करूं कि टेम्परेचर ऑफ द फ्लेम, तो यहाँ पर जो टेम्परेचर ऑफ द फ्लेम है उसके ऊपर आपके कुकिंग जो है वो डिपेंड नहीं करती है। बेसिकली आपकी कुकिंग डिपेंड करती है कि उस सब्सटेंस के अंदर, उस कुकर के अंदर कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, और वो वाटर के मॉलिक्यूल्स 100 डिग्री सेंटीग्रेड्स पर बॉयल करने लग जाएंगे, और उसके बाद वो टेम्परेचर ऑफ अ फ्लेम के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। और बेसिकली आपका जो प्रेशर कुकर के अंदर टेम्परेचर है वो 121 डिग्री सेंटीग्रेड्स तक डेवलप हो जाता है। तो दैट मीन्स आपका टेम्परेचर ऑफ फ्लेम के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा आपकी जो कुकिंग होती है प्रेशर कुकर के अंदर। तो इस हिसाब से आपका जो आंसर बनेगा दैट इज 1 एंड 3rd ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट रेट ऑफ डिफ्यूजन। तो यहाँ पे आपको गैसेस के बारे में दिया है और इसमें से पूछा है कि इसमें से कौन सी गैस जो है वो सबसे ज़्यादा जल्दी डिफ्यूज़ हो जाएगी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है। डिफ्यूजन का सिंपल सा मतलब होता है कि अगर कोई भी गैस या फिर कोई भी चीज़, यहाँ पे हम गैसेस की बात कर लेते हैं, वो अपने हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन अगर मूव करती है तो ऐसी प्रोसेस को हम डिफ्यूजन कह देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने कहीं पे परफ्यूम छिड़का, तो वहाँ पे गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं या फिर वहाँ पर जो परफ्यूम के मॉलिक्यूल्स हैं वो ज़्यादा कंसंट्रेशन में होंगे, और धीरे धीरे वहाँ से वो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, डिफ्यूज़ हो जाएंगे आसपास वाले एरियाज़ के अंदर। दैट मीन्स जो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स हैं वो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूव कर रही हैं। तो यहाँ पे अगर मैं इन गैसेस के बारे में बात करूँ तो जो आपका ग्राहम्स लॉ है वो रेट ऑफ डिफ्यूजन के बारे में सिंपल सा ये बताता है कि जितना ज़्यादा किसी गैस का मॉलिक्यूलर वेट होगा उतनी कम उसकी डिफ्यूजन होगी। दैट मीन्स जो डिफ्यूजन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसी गैस के मॉलिक्यूलर वेट के ऊपर या फिर मॉलिक्यूलर मास के ऊपर। तो इन गैसेस में से जिसका सबसे ज़्यादा मास होगा उसकी डिफ्यूजन सबसे कम होगी, और जिसका सबसे कम मास होगा उसकी डिफ्यूजन सबसे ज़्यादा होगी। तो अगर मैं इन सारे गैस मॉलिक्यूल्स के वेट के बारे में बात करूं तो क्योंकि जो ऑक्सीजन है उसका एक मॉलिक्यूल का, एक एटम का जो वेट होता है वो 16 होता है, तो उसका 2 एटम्स का वेट कितना हो जाएगा, 32 ग्राम्स हो जाएगा। इन द सेम वे कार्बन डाइऑक्साइड की अगर मैं बात करूं तो 44 ग्राम्स हो जाएगा, और जो अमोनिया है उसका यहाँ पर 17 ग्राम हो जाएगा, और जो नाइट्रोजन है दैट इज़ 28 ग्राम्स। तो इसमें से सबसे कम वेट किसका है, दैट इज़ अमोनिया। तो दैट मीन्स जो अमोनिया है वो सबसे ज़्यादा रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो शो करेगा। तो यहाँ पर मैंने आपको यही चीज़ कैलकुलेट करके ही बताई है। इसके अलावा यहाँ पर जो मैंने ये सारे वेट्स यूज़ किए हैं आप इनको भी याद कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको जो पहले 20 एलिमेंट्स है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के अंदर उनको याद करना है, उनके एटॉमिक नंबर्स को याद करना है और उनके एटॉमिक मासेस कितने होते हैं। जैसे कि अगर मैं ऑक्सीजन के बारे में बात करूं तो इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो इस हिसाब से इसका जो एटॉमिक वेट है वो आपका 16 बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे करके आप इन सब के एटॉमिक नंबर्स और एटॉमिक वेट्स को भी लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द लिक्विड फेज। जो आपका लिक्विड फेज होता है इसमें से कौन सी चीज़ लिक्विड को डिफाइन करती है। तो अगर मैं यहाँ पे तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में बात करूँ तो सॉलिड के अंदर जो आपके एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं। टाइटली पैक्ड होते हैं, इसी की वजह से इनकी डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम होता है। लेकिन लिक्विड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स और एटम्स होते हैं वो एक दूसरे से थोड़ी थोड़ी दूर हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि लिक्विड का डेफिनेट वॉल्यूम तो होता है। दैट मीन्स अगर 4 लीटर पानी है, अगर चाहे आप उसको किसी बकेट के अंदर डाल दो चाहे किसी टब के अंदर डाल दो तो वो 4 लीटर ही रहेगा। दैट मीन्स द वॉल्यूम इज फिक्स्ड बट द शेप इज़ नॉट फिक्स्ड। जिस भी शेप के अंदर आप उस 4 लीटर पानी को डालेंगे वो वैसी ही शेप को एक्वायर कर लेगा, चाहे ग्लास के अंदर डाल दो चाहे आप किसी बकेट के अंदर डाल दो। ठीक है, ऐसे ही आप चाहे किसी भी चीज़ के अंदर डाल दो। तो दैट मीन्स उनका जो वॉल्यूम है वो फिक्स्ड रहता है पर शेप उनकी फिक्स्ड नहीं होती है। इन द सेम वे अगर मैं गैसेस की यहाँ पर बात करूँ तो गैसेस के अंदर जो मॉलिक्यूल एक तरह से गैप होता है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, तो जो मॉलिक्यूल्स और एटम्स होते हैं वो और ज़्यादा दूर हो जाते हैं। और गैसेस की यहाँ पे आप
अगर प्रॉपर्टीज़ देखेंगे तो उनका ना तो कोई डेफिनेट शेप होता है, ना ही कोई डेफिनेट वॉल्यूम होता है। तो ये कुछ चीज़ें आपने सॉलिड, गैस और लिक्विड के बारे में ध्यान रखनी है। तो लिक्विड फेस की डेफिनेट वॉल्यूम तो होता है पर डेफिनेट शेप नहीं होती, तो इस हिसाब से आपका आंसर जो है वो सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के टूवर्ड्स चलते हैं कि एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विद डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स विच हैव सेम मास नंबर आर ऑल्सो नोन एज। जिन ऐसे एटम्स जिनका सेम मास है और डिफरेंट एटॉमिक नंबर है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम अलग अलग चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि सबसे पहला है आपका आइसोमर्स। आइसोमर्स क्या होते हैं? आइसोमर्स का सिंपल सा मतलब ये होता है कि उनका जो केमिकल फॉर्मूला है वो तो रहेगा सेम। दैट मीन्स अगर C2H6O है तो ये केमिकल फॉर्मूला इसके लिए भी सेम है और इसके लिए भी सेम है, लेकिन उनके जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है कि वो किस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड हैं, कौन सा स्ट्रक्चर उन्होंने एक तरह से एक्वायर किया हुआ है, तो वो डिफरेंट हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर मैं अगर ऑक्सीजन को H के साथ लगा दूंगी तो ये बन जाएगा इथेनॉल। इन द सेम वे अगर मैं यहाँ पे ऑक्सीजन को 2 कार्बन के बीच लगा दूंगी तो यहाँ पर डाईमिथाइल ईथर बन जाएगा। दोनों के केमिकल फॉर्मूला सेम है, लेकिन स्ट्रक्चरली कैसे ऑर्गेनाइज्ड है ये डिफरेंट है। तो ऐसी चीज़ों को हम आइसोमर्स कहते हैं। ठीक है, तो आइसोमर्स तो आपका नहीं हो सकता ऑप्शन। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आइसोटोप्स के बारे में, तो आइसोटोप्स का सिंपल सा मतलब ये होता है कि जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन उनका मास नंबर डिफरेंट है। तो यहाँ पे अगर मैं किसी एटम के बारे में बात करूँ, उस एटम को X से डिनोट किया जाता है, ऊपर उसका एटॉमिक मास आता है और नीचे उसका एटॉमिक नंबर आता है। जैसे कि जो हाइड्रोजन है उसका एटॉमिक नंबर अगर 1 है तो वो नीचे आएगा। एटॉमिक मास अगर मैं प्रोटियम के बारे में बात करूं तो उसका एटॉमिक मास 2 होता है तो वो ऊपर वाली तरफ आएगा। तो ऐसे ही आप देखेंगे कि हाइड्रोजन के तीनों में आपका एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन जो मास नंबर है एक में 1 है, एक में 2 है और एक में 3 है। तो ऐसी चीज़ों को हम क्या कह देते हैं? आइसोटोप्स कह देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं आइसोकोर्स क्या होते हैं। तो जो आपका गेल-ल्यूसैक्स लॉ है उसके अंदर बेसिकली ये बताया गया है कि जो प्रेशर और टेम्परेचर है वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंपल सा मतलब है कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे प्रेशर भी इंक्रीज होता जाएगा। लेकिन इसमें कौन सी कंडीशन है कि आपका जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट होना चाहिए। तो जहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है उसको हम आइसोकोर्स बोलते हैं। दैट मीन्स ये भी इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इसका जो आंसर है बेसिकली आपका बनेगा आइसोबार्स। आइसोबार्स का सिंपल सा मतलब ये होता है कि एटॉमिक मासेस तो सेम है लेकिन उनके एटॉमिक नंबर जो है वो डिफरेंट है। जैसे कि आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम का अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो दोनों के एटॉमिक नंबर 18, 19, 20 होते हैं, लेकिन एटॉमिक मास उनके यहाँ पर अलग अलग बेसिकली आइसोबार्स हैं तभी तो यहाँ पे उनके जो एटॉमिक मासेस आप देखेंगे तो 40, 40, 40 हैं। तो ऐसे ही एटम्स को हम आइसोबार्स कहते हैं। इन चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के टूवर्ड्स चलते हैं कि जो टिंडल इफेक्ट है जिसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं लाइट को स्कैटर करते हैं, तो यहाँ पे कौन कौन से ऐसे सॉल्यूशंस हैं जो कि टिंडल इफेक्ट को शो करते हैं। तो एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रू सोल्यूशन के बारे में। तो ट्रू सोल्यूशन का सिंपल सा मतलब ये होता है कि आपका जो सोल्यूट और सॉल्वेंट है, सोल्यूट का मतलब बेसिकली ये होता है जैसे आपने नमक को पानी के अंदर डाला तो इसमें नमक जो है वो सोल्यूट हो जाएगा और जो पानी है वो आपका सॉल्वेंट हो जाएगा। तो जब आपने इसको मिक्स किया तो बहुत ज़्यादा प्रॉपरली मिक्स हो गया और आपको नमक के जो पार्टिकल्स हैं वो नेकेड आई से देखने को नहीं मिलते हैं। तो ऐसे ही सोल्यूशन को हम क्या कहते हैं? ट्रू सोल्यूशन के नाम से जानते हैं। तो जो ट्रू सोल्यूशन है क्योंकि उसके सोल्यूट पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं तो इसीलिए वो लाइट को स्कैटर नहीं करते हैं। तो आपको ट्रू सोल्यूशन के अंदर टिंडल इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। तो अगर आप फर्स्ट ऑप्शन को ही एलिमिनेट करेंगे तो आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा दैट इज 2 and 3 ओनली। तो बाकी के सोल्यूशंस के बारे में बात करते हैं। एक होता है आपका कोलॉइडल सोल्यूशन। कोलॉइडल सोल्यूशन के अंदर जो सोल्यूट पार्टिकल्स होते हैं थोड़े बड़े होते हैं, हालांकि वो नेकेड आई से नहीं दिख रहे हैं, देखने में लगता है कि शायद ट्रू है, लेकिन वो ट्रू सोल्यूशन के सोल्यूट पार्टिकल्स से थोड़े से बड़े होते हैं और इसी वजह से वो लाइट को स्कैटर करते हैं। और अगर आप लाइट को किसी कोलॉइडल सोल्यूशन के द्वारा पास करेंगे तो वहाँ पे उसका जो पाथ है वो विजिबल रहता है। इन द सेम वे सस्पेंशन के अंदर जैसे आपने सैंड को पानी के अंदर डाला तो ये एक सस्पेंशन सोल्यूशन है, तो इसके अंदर सोल्यूट पार्टिकल्स देखो कितने बड़े हो गए। सैंड के पार्टिकल्स तो हम नेकेड आई से ही देख सकते हैं, तो इसका मतलब ये पार्टिकल्स भी लाइट को स्कैटर कर देते हैं। इसी वजह से सस्पेंशन के द्वारा भी हमें लाइट का जो पाथ है वो विजिबल रहता है। तो आई होप आपको यहाँ तक टिंडल इफेक्ट के बारे में समझ में
आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर जो आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स है उसको हमने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के साथ रिलेट किया है। सिंपल सा क्वेश्चन क्या है कि मान लो अगर इलेक्ट्रॉन और जो प्रोटॉन है वो सेम स्पीड से मूव कर रहे हैं, ठीक है, और आप ये भी जानते हैं कि प्रोटॉन का जो मास होता है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन का मास। इलेक्ट्रॉन थोड़ा छोटा भी होता है और उसका मास कम भी होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि प्रोटॉन का मास जो है वो 2000 टाइम्स इलेक्ट्रॉन्स से ज़्यादा है। तो दैट मीन्स अगर इनके मासेज डिफरेंट हैं और दोनों सेम स्पीड से इक्वल रेडियस पे मूव कर रही हैं, तो यहाँ पर आपको सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में अगर देखें तो क्या चीज़ देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले अगर मैं सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में बात कर लेती हूँ, दैट इज़ mv²/r। अगर रेडियस दोनों का सेम है और वेलोसिटी भी दोनों की सेम है क्योंकि सेम स्पीड से मूव कर रही हैं, और दोनों का मास डिफरेंट है, जिसका सबसे ज़्यादा मास होगा उसकी उतनी ज़्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स होगी, क्योंकि यहाँ पर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो दैट मीन्स प्रोटॉन का मास ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन्स, तो उसकी सेंट्रीपिटल फोर्स जो है, सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब अपने टूवर्ड्स खींचने की जो फोर्स है वो ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का सिंपल सा मतलब होता है एक सेंटर के अंदर जो फोर्स लग रही है, ठीक है। अगर कोई भी चीज़ सर्कुलर मोशन में घूम रही है तो उसके ऊपर सेंटर के टूवर्ड्स जो फोर्स लग रही है उसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स कह देते हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड बाय अ प्रोटॉन इज अबाउट 2000 टाइम्स मोर देन रिक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स। तो उसकी सेंट्रीपिटल फोर्स ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप कॉमेंट सेक्शन के अंदर क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की टूवर्ड्स चलते हैं। व्हेन एन एटम लूजेज इलेक्ट्रॉन्स इट इज कॉल्ड एंड डैश एंड हैज़ अ डैश चार्ज। तो जिस टाइम पे कोई भी एटम है जिसको बेसिकली हम ऐसे, उसका एक न्यूक्लियस होता है और उसके आसपास उसकी ऑर्बिट्स होती हैं। न्यूक्लियस के अंदर ही आपको प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स देखने को मिलते हैं और उसकी ऑर्बिट्स के अंदर आपको इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते देखने को मिलेंगे। बेसिकली देखने को नहीं मिलते हैं क्योंकि एटम्स को हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, लेकिन ऐसा स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर फाइंड आउट किया गया। तो यहाँ पर अगर कोई भी एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देता है तो उसकी वजह से उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो चले गए, दैट मीन्स उसका जो नेगेटिव चार्ज है वो चला गया। तो इसीलिए उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। और पॉजिटिव आयन को ही हम कैटायन के नाम से जानते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं सोडियम के बारे में बात करूं, सोडियम जो है उसका जो बाहर का एक इलेक्ट्रॉन है जब वो लूज हो जाता है तो ये बन जाता है Na पॉजिटिव। दैट मीन्स जो सोडियम है वो Na पॉजिटिव बन गया और अब ये जो Na पॉजिटिव है वो एक कैटायन बन जाएगा, ठीक है। और इसके ऊपर क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आ गया है, तो यहाँ पे इसका जो आंसर बनेगा दैट इज बी ऑप्शन। इन द सेम वे अगर मैं ये बात करूं कि अगर कोई भी जो एटम है वो बाहर से किसी इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो उस टाइम पे उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और इसी को ही हम एनायन के नाम से जानते हैं। इन चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। इवन आपको ये भी पता होना चाहिए कि एनोड और कैथोड के वेज में यहाँ पे जो चार्जेस हैं वो ऑपोजिट हो जाते हैं। जैसे कि जो कैटायन है वो तो होता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और वो पॉजिटिव चार्ज कौन से इलेक्ट्रोड्स की तरफ अट्रैक्ट होगा, दैट इज ए नेगेटिव इलेक्ट्रोड। क्योंकि जो अनलाइक चार्जेस होते हैं दे ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, और लाइक चार्जेस मतलब पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेगा, लेकिन अनलाइक चार्जेस मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो ये जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है इसी को हम कैथोड के नाम से जानते हैं, ठीक है। इन द सेम वे जैसे आपको पता है कि जो एनायन है वो नेगेटिव चार्ज होता है और ये नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट होगा और इस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को हम एनोड के नाम से जानते हैं। तो दोनों के चारों के चार्जेस आपको पता होना चाहिए। एनायन जो है वो नेगेटिव होता है, कैटायन पॉजिटिव होता है, एनोड इज पॉजिटिव एंड कैथोड इज नेगेटिव। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि जो रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था इट रिजल्टेड इन द डिस्कवरी ऑफ। तो यहाँ पर जिस टाइम एटम ऑफ स्ट्रक्चर जो है उसको पढ़ा जा रहा था, उसको डिस्कवर किया जा रहा था कि कैसा होता है एक एटम, तो उस टाइम पे रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट जब उन्होंने किया तो उस टाइम पे ये पता चला कि जो एटम है वो बेसिकली उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज जो है वो कंसंट्रेटेड होता है इसी के न्यूक्लियस के अंदर, जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं बेसिकली, और इसी न्यूक्लियस के अंदर आपको जो पॉजिटिव चार्ज है जिसको हम प्रोटॉन्स के नाम से जानते हैं, इवन आपको न्यूट्रल चार्जेस भी मिलेंगे जिसको हम न्यूट्रॉन्स के नाम से जानते हैं।
तो ये जो फाइंड आउट किया था ये रदरफोर्ड के अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ने फाइंड आउट किया था। तो दैट मीन्स कि रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट है दैट लीड्स टू द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। तो यहाँ पे आपका इसका आंसर बनेगा दैट इज सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं कि द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन नेगेटिवली चार्ज्ड एटम इज। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि एक जो एटम है अगर वो नेगेटिवली चार्ज्ड है इसका मतलब उसने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया है। लेकिन अगर मैं सिंपल एक एटम के बारे में बात करूं तो उस एटम के अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होते हैं, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। नंबर ऑफ जो प्रोटॉन्स है वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं जो कि न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। इन द सेम वे न्यूक्लियस के अंदर आपको न्यूट्रल चार्जेस भी मिलेंगे जिसको हम न्यूट्रॉन्स के नाम से जानते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एटम की ऑर्बिट्स के अंदर रिवॉल्व करते हैं। तो जिस टाइम पे एक एटम ने बाहर से इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो नंबर ऑफ जो आपके प्रोटॉन्स हैं वो तो सेम रहेंगे लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इंक्रीज कर जाएंगे। तो इस वजह से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर लेस दैन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, ठीक है। इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यू हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फॉर एन एटम हैविंग एटॉमिक नंबर 11 एंड मास नंबर 23। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक कोई भी अगर एटम है तो उसको हम अगर सिंबल के हिसाब से हम उसको लिखना है तो हम उसको x के नाम से लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सोडियम को लिखना है तो Na के नाम से लिखूंगी। तो यहाँ पे नीचे तो उसका आएगा एटॉमिक नंबर, जैसे कि सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 11 होता है, ठीक है। इन द सेम वे अगर मैं सोडियम के मास नंबर के बारे में बात करूं तो वो 23 होते हैं। कुछ और चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए कि एक एटम के अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो उसके बाहर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके नंबर के बराबर होते हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और अगर मैंने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को कैलकुलेट करना है जो कि आपके न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है तो वो कैसे कैलकुलेट करूंगी मैं? सिंपल, मैंने क्या करना है, मास नंबर में से माइनस कर देना है एटॉमिक नंबर को। तो यहाँ से आपका जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है वो निकल जाएगा। जैसे कि जो सोडियम है उसका जो मास नंबर है वो 23 होता है। तो 23 में से अगर मैं 11 को माइनस करूँगी दैट मीन्स एटॉमिक नंबर को माइनस करूँगी तो यहाँ पे निकल जाएगा 12। और जो 12 हैं यही आपके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, ठीक है। एक और चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि किसी भी एटम का जो मास है वो उसके न्यूक्लियस के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर एक तो प्रोटॉन्स होंगे और एक न्यूट्रॉन्स होंगे। तो प्रोटॉन्स का नंबर तो उतना ही है जितना इलेक्ट्रॉन्स का है और इसी को ही हम एटॉमिक नंबर के नाम से जानते हैं। तो अगर मैं न्यूक्लियस के अंदर से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को माइनस कर दूं जो कि उसका एटॉमिक नंबर है तो यहाँ पे मुझे इसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स देखने को मिल जाएगा। यहाँ तक पता चला आपको? तो मैंने आपको यही बताया कि न्यूक्लियस के अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं वही उसका मास होता है। और इस मास में से अगर मैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को माइनस कर दूं दैट मीन्स जो एटॉमिक नंबर है उसको माइनस कर दूं तो यहाँ पे बचे हुए जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के टूवर्ड्स चलते हैं, दैट इज अबाउट वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी के बारे में दिया है। तो यहाँ पर एक जो एटम होता है अगेन उसका एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर ही आपके प्रोटॉन्स होते हैं और आपके न्यूट्रॉन्स होते हैं। इसके आसपास जो ऑर्बिट्स होती हैं इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो भी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं उनको स्टेबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि जो पहली ऑर्बिट है उसके अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं तभी वो स्टेबल रहेगा। सेकेंड जो आपकी ऑर्बिट है उसके अंदर टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ठीक है, तभी वो स्टेबल रहेगा। तो यहाँ पे किसी भी एटम की जो आउटर मोस्ट शेल होती है उसके अंदर जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगेन मैं सोडियम के बारे में अगर बात करूं तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, ठीक है। तो दैट मीन्स उसका पहली जो ऑर्बिट है ये अगर इसका न्यूक्लियस है पहली ऑर्बिट के अंदर यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो बचे कितने यहाँ पर, बाकी के देख लेते हैं। तो दूसरी ऑर्बिट के अंदर यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो 8 और 2 10 हो गए, 1 इलेक्ट्रॉन बचा जो कि इसकी सबसे आउटर मोस्ट शेल के अंदर आएगा। दैट मीन्स सोडियम का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है दैट इज 1, ठीक है। और वैलेंसी का मतलब क्या होता है कि जिस टाइम पे ये सोडियम अपने आप को स्टेबल करने के लिए बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, ठीक है, तो ये इसकी वैलेंसी हो जाएगी। फॉर एग्जांपल सोडियम ने स्टेबल होने के लिए अपने 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया तो ये बन जाएगा Na पॉजिटिव, क्योंकि लूज करने वाले को हम पॉजिटिव के नाम से जानते हैं, अभी पढ़ा था कैटायन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये Na पॉजिटिव बन जाएगा तो दैट मीन्स Na की जो वैलेंसी है दैट इज 1 पॉजिटिव,
तो वैलेंसी का सिंपल सा मतलब क्या होता है कि अगर इलेक्ट्रॉन्स गेन या लूज हुए हैं उस टाइम पे जो चार्ज आया है उसको हम वैलेंसी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि दोनों की दोनों जो स्टेटमेंट है दे आर करेक्ट। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के टूवर्ड्स चलते हैं। यहाँ पर आपको मैच करना है, पहले वाले आपके कॉलम के अंदर आपको टाइप ऑफ कलॉइड दिया गया है। तो जैसे ही हम मिक्सचर्स के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ पे कलॉइडल सोल्यूशन के बारे में भी पढ़ते हैं, तो यहाँ पे अलग अलग आपको मिक्सचर्स के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो उसके साथ आपने कॉलम 2 के अंदर जो एग्जाम्पल्स है उसको मैच करना है। जैसे कि अगर मैं जेल के बारे में बात करूँ तो जेल का सिंपल सा मतलब ये होता है कि आपने एक सॉलिड के अंदर लिक्विड को मिक्स किया है। ठीक है, जैसे कि आपने चीज़ या बटर का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, चीज़ और बटर के अंदर आपका सॉलिड जो है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू लिक्विड। ठीक है, तो इसी को ही हम जेल के नाम से जानते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे आपका इसका जो ऑप्शन है दैट इज़ बटर। नेक्स्ट अगर मैं इमल्शन के बारे में बात करूँ तो इमल्शन का सिंपल सा मतलब होता है कि दोनों फेजेस जो हैं, जिसको डिसॉल्व किया जा रहा है वो भी लिक्विड है और जिसके अंदर डिसॉल्व किया जा रहा है वो भी लिक्विड है। जैसे कि मिल्क के अंदर पानी भी आप डिसॉल्व कर सकते हैं, दोनों लिक्विड हैं। तो यहाँ पे जो मिल्क है ये आपका इमल्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन दैट इज सोल। सोल का सिंपल सा मतलब होता है कि इसके अंदर लिक्विड फेज के अंदर आप सॉलिड को डिसॉल्व कर रहे हैं। जैसे कि आप पेंट को जब बनाते हैं तो उस टाइम पे आप सॉलिड पाउडर को आप किसी लिक्विड के अंदर मिक्स करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सोल जो है वो पेंट का एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं एरोसोल के बारे में बात करूँ तो एरोसोल का सिंपल सा मतलब है कि आपने किसी गैस के अंदर लिक्विड ड्रॉपलेट्स को ऐड किया है, जैसे कि फॉग हो गया है ना, तो ये सारे के सारे आपके एरोसोल्स होती हैं। तो यहाँ पे अगर आप इसको मैच करेंगे तो आपका आंसर बनेगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन के टू वर्ड्स चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट्स आर नॉट एसोसिएटेड विद द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। तो जिस टाइम पे एटम का स्ट्रक्चर डिस्कवर हो रहा था, अलग अलग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए जा रहे थे, तो इसमें से कौन से ऐसे साइंटिस्ट हैं जो कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम के एक्सपेरिमेंट के साथ रिस्पॉन्सिबल बेसिकली एसोसिएटेड नहीं है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूंगी तो जो डेल्टन है, तो डेल्टन ने डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी दी थी। उन्होंने ये बोला था कि हमारे आसपास जितना भी मैटर है वो सारा का सारा एटम्स से मिलकर बना है। ठीक है, तो यहाँ पे डेल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दी थी, तो ये वाला तो आंसर करेक्ट होगा। दैट मीन्स डेल्टन इज एसोसिएटेड विद बेसिकली आप योर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ जे थॉमसन के बारे में, जिन्होंने प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एन एटम दिया था। जैसे कि एक तरबूज होता है जिसके अंदर आपके सीड्स जो होते हैं ब्लैक कलर के, उन्होंने बोला कि ये जो ब्लैक सीड्स हैं ये आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं और बाकी की जो रेड चीज़ है वो आपका पॉजिटिव चार्ज है। तो उन्होंने बोला कि जो नेगेटिव चार्ज है इट इज़ एम्बेडेड इन द पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ये भी आपके स्ट्रक्चर ऑफ एटम से एसोसिएटेड है। और जे थॉमसन ने क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताया था तो ही डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो जे थॉमसन ने ही डिस्कवर किए थे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं रदरफोर्ड स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम के बारे में, जिसके बारे में अभी मैंने बताया कि उन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था और उन्होंने जो एटम का स्ट्रक्चर दिया था, उन्होंने बताया कि एक एटम के अंदर न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है और इसी न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं नील बोहर के बारे में, तो इन्होंने भी आपका एक स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम दिया था जिसके अंदर इन्होंने बोला था कि एक एटम के न्यूक्लियस के बाहर यहाँ पर कुछ ऑर्बिट्स हैं, जैसे कि KLMN ऑर्बिट्स हैं और इन्हीं ऑर्बिट्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व करते हैं। तो ये भी आपके एटम के स्ट्रक्चर से रिलेटेड हैं। लेकिन अगर मैं चैडविक के बारे में बात करूं तो इन्होंने एटम के स्ट्रक्चर का कोई भी मॉडल नहीं दिया, हालांकि ये आपके न्यूट्रॉन्स डिस्कवर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी इन्होंने की है लेकिन इन्होंने कोई भी स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो है वो नहीं दिया। तो दैट मीन्स आप फिफ्थ ऑप्शन को अगर एलिमिनेट करेंगे और यहाँ पे बाकी के सारे ऑप्शंस को अगर इंक्लूड करेंगे तो आपका आंसर बनेगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन के टू वर्ड्स चलते हैं। अल्फा पार्टिकल्स आर कंपोजिट पार्टिकल्स कंसिस्टिंग ऑफ 2 प्रोटॉन्स 2 न्यूट्रॉन्स टाइटली बाउंड टुगेदर। तो सबसे पहली बात हम अल्फा पार्टिकल्स के बारे में बात कर लेते हैं। जो आपका हीलियम एटम होता है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है। ठीक है, 2 एटॉमिक नंबर का सिंपल सा मतलब क्या है कि अगर ये हीलियम का न्यूक्लियस है तो इसके अंदर 2 प्रोटॉन्स होंगे जो कि पॉजिटिव चार्ज हैं। ठीक है, इसके अलावा इस हीलियम के अंदर 2 नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे जो कि बेसिकली इसकी के शेल के अंदर रिवॉल्व कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर क्योंकि हीलियम का मास 4 होता है तो 4 में से अगर आप 2 दैट इज प्रोटॉन्स को माइनस करेंगे तो यहाँ पे 2 न्यूट्रॉन्स आपके आ जाएंगे। ठीक है, तो जो अल्फा पार्टिकल है वो बेसिकली क्या होता है, हीलियम 2 पॉजिटिव। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि हीलियम का जो न्यूक्लियस है और उसके आसपास के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लूज हो चुके हैं, तभी यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आया है।
ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल बेसिकली क्या होते हैं, हीलियम के न्यूक्लियस को ही हम अल्फा पार्टिकल के नाम से जानते हैं। इसके अंदर हीलियम के इलेक्ट्रॉन्स इंक्लूडेड नहीं होते। तो यहाँ पे आपके जो थर्ड ऑप्शन है ये तो बिल्कुल सही हो जाएगा। इन द सेम वे मैंने अल्फा पार्टिकल्स के बारे में बताया कि 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स है वो टाइटली बाउंड है न्यूक्लियस के अंदर, तो ये भी ठीक हो जाएगा। इसके अलावा जो अल्फा पार्टिकल्स हैं, जब भी रेडियो एक्टिविटी होती है तो उस टाइम पे अलग अलग जो एटम्स हैं जो रेडियो एक्टिविटी शो करते हैं, उनके जो एक तरह से साइड पार्टिकल्स निकलते हैं, उनमें से अल्फा पार्टिकल्स भी निकलते हैं। तो आपकी सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही हो जाएगी। तो यहाँ पे आपकी तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। ओके, लेट्स मूव टू लास्ट क्वेश्चन। लास्ट जो क्वेश्चन है दैट इज नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन। तो आपने ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन के अंदर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट करना है। सबसे पहली बात, आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैंने बता ही दिया कि आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। और आउटर शेल के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये जानने के लिए आपको सबसे पहले इनके एटॉमिक नंबर जानना ज़रूरी है। तो अगर मैं ऑक्सीजन के बारे में बात करूं जिसका एटॉमिक नंबर 8 होता है, जो नाइट्रोजन है उसका एटॉमिक नंबर 7 होता है, और जो कार्बन है उसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। अगर मैं इन सारे इलेक्ट्रॉन्स को एक एटम के अंदर अगर मैं ऑर्गेनाइज करने की बात करूं तो के शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं हमेशा, ठीक है, और बाकी के एल शेल के अंदर 8 टोटल इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एल शेल के अंदर आएंगे, जैसे कि जो बाकी के बचे हुए 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑक्सीजन के अंदर वो आपके किस में आएंगे, तो 2:6 हो जाएगा आउटर शेल में। इन द सेम वे अगर मैं नाइट्रोजन के बारे में बात करूं तो 2 के शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और बाकी के 5 आपकी आउटर शेल में आएंगे, और कार्बन के अंदर 2 के शेल में आएंगे और जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपकी एल शेल के अंदर आ जाएंगे। तो आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, दैट इज 6, 5 एंड 4। तो यहाँ पे अगर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन के हिसाब से आप देखोगे तो आपका आंसर बनेगा बी ऑप्शन। तो ध्यान रखना है कि यहाँ पे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछा गया है, नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर जो है उसके बारे में नहीं पूछा गया, ठीक है। इस चीज़ के बारे में आपने ध्यान देना है। आई होप आपको यहाँ तक केमिस्ट्री के जो पहले 2 चैप्टर्स हैं दैट इज स्टेट्स ऑफ मैटर एंड स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम के कुछ कंसेप्ट्स क्लियर हुए होंगे, ठीक है। ऐसे ही आप बहुत सारे MCQs को हमारी ऐप के ऊपर टेस्ट सीरीज़ के अंदर प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।